सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और आज का वीडियो भी सुपर इंटरेस्टिंग और सुपर इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल की यूनिवर्स की मोस्ट पावरफुल एंटिटीज के बारे में, टॉप 10 कॉस्मिक एंटिटीज के बारे में, जिनमें से कुछ कुछ तो हमें मूवीज में देखने को मिल चुकी है, जैसे कि टाइम कीपर्स या फिर इटर्नल्स मूवी के थ्रू सेलेस्टियल्स। तो कुछ एंटिटीज ऐसी है जो कि मार्वल के फ्यूचर में हमें 100% देखने को मिलेगी, जैसे कि गैलेक्टस और बियॉन्डर, जो कि मार्वल के कॉमिक के काफी इंपॉर्टेंट एंटिटीज है। कुछ एंटिटीज ऐसी है जिनकी हिंट ऑलरेडी एमसीयू में है और आपको नहीं पता, जैसे कि गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल। और कुछ एंटिटीज ऐसी भी है कि जो कि आने वाली मूवीज के थ्रू हमें रेफर की जाएगी, जैसे कि आपको नहीं पता होगा कि थॉर के म्योनिर के अंदर मदर स्टॉर्म नाम की एक काफी पावरफुल एंटिटी रहती है। और आपको शायद चिथॉन के बारे में भी नहीं पता होगा, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की नेक्स्ट मूवी में एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और अगर आपको इन कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता भी है, तो आज के वीडियो में इन सारे कैरेक्टर्स को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इन सारे एंटिटीज को उनके पावर के बेसिस पे रैंक किया जाएगा, जो कि अगेन एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो पूरा वीडियो ही ऑसम होने वाला है, इसको स्किप बिल्कुल मत करना। आई एम कथन नायक एके थंडर गॉड, और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Can I be your superhero? नंबर 10 एडर ऑफ द यूनिवर्स। तो नंबर 10 पे है एडर ऑफ द यूनिवर्स, जिससे आप बहुत ही लंबे टाइम से देख रहे हैं, पर शायद आपको इन कैरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो एडर ऑफ द यूनिवर्स एक तरीके से एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है, एक बहुत ही एंशिएंट ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि पुराने टाइम से एग्जिस्ट करता है। उनकी एज बहुत लंबी है और इनमें से हर एक कैरेक्टर की एक स्पेशलिटी है कि इनमें से हर एक कैरेक्टर का कोई ना कोई शौक है जिसे वो करता रहता है। जैसे कि वो कलेक्टर, जिसे हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, थॉर, डार्क वर्ल्ड, इन्फिनिटी वॉर में देखा, जो कि चीजों को कलेक्ट करने का शौक रखता है। या फिर वो ग्रैंड मास्टर, जो कि थॉर रैग्नारॉक में हमें दिखा, जो कि दो चैंपियंस के बीच में फाइट करवाने का शौक रखता है। और ऐसे तो और भी एल्डर्स कॉमिक बुक में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि गार्डनर, जो कि गार्डन्स को बनाने का शौक रखता है, या फिर एक्सप्लोरर, जो कि यूनिवर्स के अनसीन पार्ट्स को एक्सप्लोर करने का शौक रखता है। और इन सारे कैरेक्टर्स को एक दूसरे का भाई या फिर एक पुराने प्लेनेट का सोल सर्वाइवर माना जाता है। और इसी तरीके से सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड भी है और एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। आई होप कि इनमें से बाकी के एल्डर्स को भी फ्यूचर में एमसीयू में दिखाया जाए, क्योंकि ये कैरेक्टर्स सच में इंटरेस्टिंग है। नंबर 10, तो नंबर 10 में एक और स्पीशीज को इंक्लूड करना चाहूंगा एल्डर्स के अलावा। नंबर 10 पे वॉचर्स भी है, जो कि अगेन पूरे यूनिवर्स की ओल्डेस्ट स्पीशीज मानी जाती है और ये बहुत ही एडवांस स्पीशीज है। और जब इन लोगों ने अपने टेक्नोलॉजी को और स्पीशीज के साथ शेयर करने की कोशिश की और देखा कि उनका इंटरफेरेंस कितना खतरनाक भी हो सकता है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंटरफियर नहीं करेंगे। हालांकि OR2 द वॉचर इंटरफियर करता रहता है, जैसे कि हमने व्हाट इफ की सीरीज में भी देखा, पर मोस्टली वॉचर्स इंटरफियर ना करना ही पसंद करते हैं। वो बस यूनिवर्स के ऊपर वॉच रखते हैं, उसका रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं। पर ये बहुत ही एडवांस्ड और पावरफुल स्पीशीज है। हमने देखा कि OR2 द वॉचर ने किस तरीके से व्हाट इफ की सीरीज में अल्ट्रा विजन का सामना किया, जिसके पास सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स थे। तो ये दिखाता है कि वॉचर्स कितने पावरफुल है। हाँ, पर एमसीयू के पोस्ट क्रेडिट सीन में इन वॉचर्स का मजाक बना दिया गया और उन्हें बहुत ही डिग्रेड करके दिखाया गया, जिससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। पर वॉचर भी बहुत पावरफुल है। नंबर 9 सेलेस्टियल्स। हम नंबर 9 पे है सेलेस्टियल्स, और इन कैरेक्टर को आपने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, क्योंकि इटर्नल्स मूवी में इन्हीं कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस भी किया गया था। हमें अच्छे से बताया गया कि किस तरीके से सेलेस्टियल्स ही वो बीइंग है जो कि यूनिवर्स की शुरुआत से यहाँ पे प्लैनेट्स को, लाइफ फॉर्म्स को क्रिएट कर रहे हैं और स्टार्स तक को बना रहे हैं। सेलेस्टियल्स मैटर और एनर्जी को मैनिपुलेट, क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने में एक्सपर्ट होता है और वो सुपरली पावरफुल होता है। हमें इटर्नल्स की मूवी में ही ये दिखाया गया कि कई बार तो एक एंटायर प्लेनेट भी बस एक सेलेस्टियल का एग होता है, जहां से वो बर्थ ले पाए। सेलेस्टियल ही वो बीइंग है जिन्होंने यूनिवर्स को बनाया, उसे शेप दिया और वो इसी यूनिवर्स के ऊपर फीड करते हैं। सेलेस्टियल्स भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि ईगो द लिविंग प्लेनेट, वहीं स्टार लॉर्ड के डैडी भी एक सेलेस्टियल थे। तो सेलेस्टियल्स के बारे में आप काफी कुछ जानते होंगे, पर यहाँ पे बस ये सोचिए कि अगर सेलेस्टियल्स इस लिस्ट में नंबर 9 पे है, तो आगे जाके आपको कैसे कैसे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। नंबर 8 गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल। अब नंबर 8 पे है नल, और नल इस लिस्ट का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में बताने के लिए मैं पर्सनली सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि नल एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि सेलेस्टियल्स के इस यूनिवर्स में आने से पहले भी एग्जिस्ट करता था। वो इस यूनिवर्स की डार्कनेस में रहता था, पर जब सेलेस्टियल्स यहाँ पे आए, उन्होंने स्टार्स को बनाना, यूनिवर्स में लाइट को लाना शुरू किया
उन्होंने प्लैनेट्स को और लाइफ फॉर्म्स को बनाना शुरू किया, जो कि नल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने अकेले ने ही सेलेस्टियल्स के साथ फाइट की और उन्हें काफी हद तक चोट भी पहुंचाई। उसने एक स्वॉर्ड बनाई जिसका नाम ऑल डार्क द नेक्रो स्वॉर्ड था। वो स्वॉर्ड इतनी पावरफुल थी कि वो सेलेस्टियल्स तक को मार देती थी और उसने एक सेलेस्टियल के सर को भी काट दिया और ये वही सर है जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में हमें नोवेयर के नाम से देखने को मिला था। तो आप सोच ही सकते हैं कि नल कितना पावरफुल होगा। और यही स्वॉर्ड आगे जाके गॉर द गॉड बुचर को मिलती है, जो कि थॉर की नेक्स्ट मूवी का विलन होने वाला है। तो नल सच में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और फिर जब नल के पास से उसकी ऑल डार्क द नेक्रो स्वॉर्ड चली गई और वो गॉर द गॉड बुचर ने ले ली, उसके बाद वो काफी वीक हो गया। पर उसने एक तरकीब सोची कि सेलेस्टियल्स जो लाइफ फॉर्म बनाते थे, नल अपनी बॉडी के कुछ पार्ट को अलग करके उसे उस लाइफ फॉर्म से अटैच कर लेता था, जो कि उस लाइफ फॉर्म को कंट्रोल कर पाता था। और ऐसे नल काफी सारी लाइफ फॉर्म को कंट्रोल करने लगा, पूरे यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन लेने लगा। पर यहाँ पे उसी कुछ पार्ट्स ने, यानी कि नल के ही कुछ पार्ट्स ने उसके सामने बगावत कर दी और अपना अलग एग्जिस्टेंस बनाया। और यही पार्ट्स आगे जाके सिम्बियोट्स कहलाए, यानी कि वेनम, कार्नेज, ये सारे सिम्बियोट्स भी नल से ही निकले हुए हैं और नल ने ही उन्हें क्रिएट किया है और इसलिए नल को गॉड ऑफ सिम्बियोट्स भी कहा जाता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कैरेक्टर कितना ज्यादा क्रेजी है। मैं चाहता हूं कि जितनी भी जल्दी हो सके इस कैरेक्टर को हमें दिखाया जाए। नंबर 7, गैलेक्टस और उसके हेरल्ड्स। अब नंबर 7 पे है गैलेक्टस। और गैलेक्टस भी एक ऐसा बीइंग है जो कि यूनिवर्स के एग्जिस्ट करने से पहले से एग्जिस्ट करता है, यानी कि बिग बैंग से पहले से। एक्चुअली सेलेस्टियल्स के कॉमिक्स में वो क्रीचर है जिन्होंने बिग बैंग करवाया और धीरे धीरे यूनिवर्स बनाया। तो बिग बैंग से पहले भी एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी जिसमें गैलेक्टस रहता था, पर उसे पता चल गया कि बिग बैंग होने वाला है। अपनी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए उसने बिग बैंग को रोकने की कोशिश की। हालांकि वो बिग बैंग को तो नहीं रोक पाया, पर वो अकेला ही सरवाइव कर गया। और अब बिग बैंग से जो कहीं सारी एनर्जी निकली, उनमें से बहुत सारी एनर्जी को उसने खुद एब्जॉर्ब कर लिया और वो प्योर एनर्जी का बन गया। वो बहुत ही पावरफुल बन गया और फिर वो कहलाने लगा गैलेक्टस। पर हाँ, इस नए यूनिवर्स में गैलेक्टस के साथ एक दिक्कत थी कि अगर उसे इस नए यूनिवर्स में सरवाइव करना है तो उसे कॉन्टिन्यूसली लाइफ फोर्स को, लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहना होगा, तभी वो जिंदा रह पाएगा। और इसी चीज को फुलफिल करने के लिए बिल्कुल सेलेस्टियल्स की तरह ही उसने भी लाइफ फोर्स को कंज्यूम करना शुरू किया। और ना, इसके लिए वो कुछ एक दो नहीं बल्कि हर थोड़े टाइम में एक पूरे प्लेनेट को कंज्यूम कर लेता था, उसकी पूरी लाइफ फॉर्म को खा जाता था और इस तरीके से वो अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखता है। और हाँ, ऐसे ही लाइफ वाले प्लेनेट की तलाश करने के लिए उसने अपने कुछ सेवक भी रखे हैं जिन्हें वो अपनी कॉस्मिक एनर्जी का एक अंश देता है। और इसी चीज से वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि उनकी गिनती भी मार्वल के यूनिवर्स के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में की जाती है। और इसमें से कुछ है सिल्वर सर्फर, फायर लॉर्ड, और ये कैरेक्टर्स भी ऑनेस्टली बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं गैलेक्टस की पावर की तो यहाँ पे बात ही नहीं करूंगा, बस उसके हेरल्ड्स ही कितने पावरफुल है ये शायद आप पुरानी फॉक्स की मूवीज में देख चुके होंगे। नंबर 6, एल्डर गॉड्स। तो नंबर 6 पे है एल्डर गॉड्स। और एल्डर गॉड्स के बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का जो रिसेंटली हमें छोटा सा टीजर या फिर टीवी स्पॉट टाइप देखने को मिला, उसी टीवी स्पॉट में दो एल्डर गॉड्स थे, शुमा-गोराथ और चिथॉन। और आप इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में बहुत कुछ ऑलरेडी सुन चुके होंगे और ये कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज की नेक्स्ट मूवी का एक इंटीग्रल पार्ट होने वाले हैं। एल्डर गॉड्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो भी क्रिएशन के साथ ही एग्जिस्टेंस में आए थे और उनमें से बहुत सारे गॉड्स थे जो कि ओवर पावर्ड थे, वो भी बहुत अच्छी तरीके से मिस्टिकल एनर्जीज को मैनिपुलेट करते थे। शुमा-गोराथ था या फिर चिथॉन था जो कि दुनिया भर की सारी डार्क एनर्जीज का नॉलेज रखता था, वो डार्क एनर्जीज का गॉड था। या फिर डिमिरिक थी। डिमिरिक एक ऐसी गॉड थी जिसने दूसरे गॉड्स को जन्म देना शुरू किया और इवेंचुअली उन्हीं में से जाके सारे गॉड्स बने जो कि आज एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं। फिर चाहे वो एसगार्डियंस हो या इजिप्शियन गॉड्स हो या फिर आने वाली थॉर की मूवी में दिखने वाले सारे ग्रीक गॉड्स हो, ये सारे गॉड्स भी एक तरीके से इन एल्डर गॉड्स के थ्रू ही एग्जिस्टेंस में आए हैं। तो इसी चीज के ऊपर से आप समझ सकते हैं कि ये एल्डर गॉड्स कितने पावरफुल होंगे। हालांकि बाद में इन्हीं एल्डर गॉड्स के बीच में लड़ाई हो गई और इसी वजह से बहुत सारे एल्डर गॉड्स डिस्ट्रॉय हो गए, बस कुछ ही बचे और इनमें से चिथॉन को भी अपने एक अलग डायमेंशन में छुप जाना पड़ा। पर इसी चिथॉन का अर्थ पे वापस आने का खतरा हमें आने वाली मूवी में दिखने वाला है और इसी के साथ शायद हमें इन गॉड्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन जानने को मिलेगी। वैसे इस लिस्ट को बनाने का एक और मजा ये है कि आप काफी कुछ सीखते हैं, आपको काफी कुछ जानने को मिलता है, जैसे कि किस तरीके से सिम्बियोट्स एग्जिस्टेंस में आए, किस तरीके से इजिप्शियन से लेके एसगार्डियन गॉड्स एग्जिस्टेंस में आए, सेलेस्टियल्स ने कैसे ह्यूमंस को बनाया है। ये सारी इंफॉर्मेशन एक मार्वल फैन के लिए जानना बहुत जरूरी है। नंबर 5, फीनिक्स फोर्स।
अब फीनिक्स फोर्स को भी आप अच्छा खासा जानते होंगे क्योंकि फॉक्स की जो एक्समैन की मूवीज थी वहां पे इस फोर्स को हमें दिखाया गया है और मोस्टली एक्समैन की जो स्टोरीज होती है वहां पे फीनिक्स फोर्स को हमें जीन ग्रे के थ्रू दिखाया जाता है क्योंकि फीनिक्स फोर्स जीन ग्रे को अपना होस्ट बनाती है। फीनिक्स फोर्स एक कॉस्मिक एंटिटी है, एक फायरिंग बर्ड जैसे एंटिटी जो कि यूनिवर्स में ट्रैवल करती रहती है और ये एंटिटी कहीं सारे लोगों को अपना होस्ट बनाती है जो कि होस्ट बनने के लिए कैपेबल हो और फिर ये एंटिटी अपनी पूरी एनर्जी को अनलीश कर सकती है। और हाँ, ये एंटिटी बहुत ज्यादा पावरफुल है। गैलेक्टस तो बस एक प्लेनेट को निकलता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, पर फीनिक्स फोर्स पूरे के पूरे स्टार्स को निकल जाती है और ऐसा कहा जाता है कि इस फोर्स में इतनी पावर है कि वो यूनिवर्स के एक पूरे पार्ट को ही मैनिफेस्ट कर सकती है, वो यूनिवर्स के पूरे पार्ट को कट कर सकती है, पूरे पार्ट को वापस से रीग्रो कर सकती है। तो ये एनर्जी अल्टीमेटली पावरफुल है। और हाँ, यहाँ पे मुझे आपको मदर स्टॉर्म के बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी होगी। तो मदर स्टॉर्म एक ऐसी एंटिटी है जो कि थॉर के म्योनिर के अंदर रहती है और मदर स्टॉर्म एक फीनिक्स फोर्स से भी ज्यादा पावरफुल एंटिटी है। मदर स्टॉर्म के बारे में तो ऐसा तक कहा जाता है कि यूनिवर्स ही नहीं बल्कि वो पूरे मल्टीवर्स को भी निगल सकती है, इतना ज्यादा पोटेंशियल रखती है। पर क्योंकि ओडिन को यह अंदाजा था कि मदर स्टॉर्म कितनी खतरनाक हो सकती है तो उसने इस एंटिटी को एक हैमर में कैद कर लिया जो कि म्योनिर था और वो हैमर उसने अपने बेटे थॉर को दिया ताकि उस मदर स्टॉर्म को कंट्रोल में रखा जा सके और वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी होता है। और यहाँ पे एक और पॉइंट है जो कि आपको जानना चाहिए और वो ये है कि फीनिक्स फोर्स और मदर स्टॉर्म में एक राइवलरी मानी जाती है, यानी कि दोनों एंटिटीज एक दूसरे के दुश्मन है और इस चीज को हमें कॉमिक्स में अच्छे से दिखाया गया है। और हाँ, अगर आप ये मानने लगे हैं कि फीनिक्स फोर्स और मदर स्टॉर्म से ज्यादा पावरफुल और कोई नहीं हो सकता, तो अभी तो हम और 4 एंटिटीज की बात करेंगे जो कि फीनिक्स फोर्स से भी ज्यादा पावरफुल है। पर हाँ, ये चारों एंटिटीज हमें अब तक एमसीयू में नहीं दिखी और ये मार्वल कॉमिक्स की बहुत ही पावरफुल एंटिटीज और बहुत ही फेमस एंटिटीज है। तो इसमें से नंबर 4 पे है एम्बोडिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स, जिसमें शामिल होता है इटर्निटी, इन्फिनिटी, डेथ एंड ऑब्लिवियन। अब इन 4 एंटिटीज को एक दूसरे का सिबलिंग कहा जाता है और ये चारों एंटिटी पूरे यूनिवर्स को ही डिफाइन करती है। ये चारों एंटिटी यूनिवर्स के अलग अलग एस्पेक्ट को बताती है, जैसे कि इटर्निटी और इन्फिनिटी यूनिवर्स के नेवर एंडिंग एग्जिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं, तो डेथ और ऑब्लिवियन जैसे कैरेक्टर्स इस पूरे एग्जिस्टेंस के एंड को डिफाइन करते हैं। और हाँ, इन चारों एंटिटी में इतनी पावर है कि रियलिटी, स्पेस, टाइम को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकती है, इवन मोर पावरफुल देन इन्फिनिटी स्टोन्स। और कॉमिक्स में तो एक्चुअली लेडी डेथ यानी कि डेथ की एंटिटी को इंप्रेस करने के चक्कर में ही थैनोस ने आधी पॉपुलेशन को वाइप आउट किया था। नंबर 3 बियॉन्डर। अब नंबर 3 पे है बियॉन्डर और ये एंटिटी तो इन चारों से भी पावरफुल है। बियॉन्डर मोस्टली हमें सीक्रेट वॉर्स की सीरीज में दिखा था जो कि मार्वल कॉमिक में पब्लिश हुई थी, और जब पहली बार ये कैरेक्टर हमें दिखा, बियॉन्डर इतना पावरफुल था कि पूरे मार्वल यूनिवर्स के सुपर हीरोज एंड सुपर विलन्स एंड सारी एंटिटीज मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पाई थी, क्योंकि बियॉन्डर बिल्कुल गॉड जैसा है। वो एक बियॉन्ड मार्वल यूनिवर्स के डायमेंशन को बिलोंग करता है, वो एक गॉडली कैरेक्टर है, उसे बिल्कुल गॉड तरीके से ही रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो मार्वल के सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकता है, उन्हें अपने इशारों पे नचा सकता है, और इवन गैलेक्टस जैसे कैरेक्टर्स की पावर्स भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। और हाँ, जब सीक्रेट वॉर के इवेंट्स हमें कॉमिक्स में देखने को मिलते हैं, तब डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों मिलके अपनी पूरी पावर को यूज करके इस बियॉन्डर की पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और डॉक्टर डूम बियॉन्डर की पावर को एब्जॉर्ब भी कर लेता है और वो बन जाता है गॉड एम्परर डूम। और तब डॉक्टर डूम में इतनी पावर होती है कि वो पूरे मल्टीवर्स की सारी अर्थ्स को मिटा देता है और उसे एक पूरे से बड़े प्लेनेट में कन्वर्ट कर देता है, जिसे वो अपना बैटल वर्ल्ड बोल के उसके ऊपर रूल करता है। तो अब बियॉन्डर में इतनी पावर है कि वो पूरे मल्टीवर्स को ही चेंज कर दे। और मार्वल का जो अभी ऑनगोइंग मल्टीवर्स सागा है, ऐसे स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेशंस है कि उसका एंड सीक्रेट वॉर्स जैसी एक बड़ी इवेंट ही होने वाली है। और क्योंकि कॉमिक्स में तो सीक्रेट वॉर्स बियॉन्डर से ही शुरू होती है, आई डोंट नो कि एमसीयू में सीक्रेट वॉर्स को बिना बियॉन्डर के दिखाया जा सकता है या नहीं। नंबर 2 लिविंग ट्राइब्यूनल। अब बियॉन्डर से भी ज्यादा पावरफुल है लिविंग ट्राइब्यूनल, एक ऐसे एंटिटी जो कि पूरे मल्टीवर्स को गार्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पूरे मल्टीवर्स में बैलेंस बनाए रखने के लिए, गुड और इविल का बैलेंस बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पूरे मल्टीवर्स को मिस्टिकल फोर्सेस से प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसलिए आप समझ सकते हैं कि अब तक देखी गई सारे एंटिटीज से ये एंटिटी ज्यादा पावरफुल है। ये मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस से पहले भी एग्जिस्ट करती थी। और हाँ, लिविंग ट्राइब्यूनल को एमसीयू में ऑलरेडी टीज किया गया था, जब लोकी की सीरीज के एक एपिसोड में हमें एक स्टैचू जैसा स्ट्रक्चर दिखा जिसके बिल्कुल लिविंग ट्राइब्यूनल की तरह 3 सिर थे और उन तीनों सिर को काटा गया था और वो कहीं पे पड़े हुए थे। तो हाँ, ये लिविंग ट्राइब्यूनल को लेकर ही एक हिंट या फिर ईस्टर एग था। और अगर मार्वल ने ऐसा बिल्कुल रफ ईस्टर एग दिया है, तो आई डोंट नो कि मार्वल इस एंटिटी को कभी सीरियसली दिखाएगा या नहीं।
नंबर 1 पे है, और हाँ आई नो आप में से बहुत सारे लोग गैस कर चुके होंगे, नन अदर देन वन अबव ऑल। और वन अबव ऑल ऑफिशियली मार्वल की पूरे यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ओमनीवर्स की सुप्रीम मोस्ट एंटिटी है। और इसका एक प्रूफ मैं आपको बता दूं कि लिविंग ट्राइब्यूनल को क्रिएट करने वाला और पूरे मल्टीवर्स को गार्ड करने के लिए उससे कहने वाला और कोई नहीं, वन अबव ऑल ही है। वन अबव ऑल एक ऐसी एंटिटी है जो कि ओमनी पोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, उसकी मर्जी के खिलाफ पूरे मार्वल के मल्टीवर्स में कुछ भी नहीं होता। एक तरीके से यही एंटिटी परमात्मा टाइप है मार्वल के यूनिवर्स की। और इसके बावजूद, इतनी पावरफुल होने के बावजूद, ये एंटिटी कभी कभी एक होमलेस पर्सन का रूप लेती है, कभी कभी किसी रैंडम पर्सन का रूप लेती है और कैरेक्टर्स के साथ इंटरेक्ट भी करती है। और इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि वन अबव ऑल और कुछ नहीं बल्कि मार्वल के राइटर्स को ही रिप्रेजेंट करती है, मोस्टली स्टैन ली को। और क्योंकि एमसीयू में भी सारी मूवीज में हमें स्टैन ली का केमियो दिया जाता है कि वो कुछ ना कुछ किसी रैंडम कैरेक्टर बन के कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो कुछ लोगों का ऐसा भी माना था कि स्टैन ली ही वन अबव ऑल को एमसीयू में सिंबलाइज करते हैं। वेल, आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट जरूर करना, और आपको आज का वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट में बताना। आई वुड लव टू नो दैट। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और चलिए मिलते हैं हमारे ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।